हवा से हमला, जमीन से चढ़ाई, समंदर से प्रहार। आतंकी हमास के खात्मे का नया चरण जारी है। हमास के गढ़ में घुसकर इजरायली टैंक दहाड़ रहा है। 26 अक्टूबर को पहली बार सीमा की बाड़बंदी को पार करके इजरायल के टैंक गाजा की सीमा के भीतर दाखिल हुए थे और 72 घंटे के भीतर इजरायल के एक थल सैनिक ने गाजा की इमारत पर अपने देश का झंडा लहरा दिया। 3 दिन के भीतर ही हमास को भारी नुकसान हुआ है। उसके कई कमांडर मारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि आखिर इजरायल की सेना के निशाने पर क्या कुछ है। हमास की तिलिस्मी सुरंगें, हमास के गुप्त ठिकाने, अल शिफा अस्पताल का हेडक्वार्टर, कम्युनिकेशन नेटवर्क, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग पैड, मोटार शेलिंग स्टेशन। 7,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 250 आतंकी ठिकानों पर 24 घंटे में प्रहार करने का इजरायल का दावा है और इसके साथ ही 5 आतंकी कमांडर्स को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। 23 दिन की जंग में तिनका बिखर गया। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति की बात सुनिए, जो गाजा की तबाही देखकर परेशान है। हमास को मटिया भेंट करने की कसम खा चुके इजरायली फौज ने गाजा में हमास के कई अड्डे तबाह कर दिए। इन्हीं तस्वीरों ने इस्लामिक देशों में खलबली मचा दी है। इस जंग ने दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया है। तुर्की ही नहीं, ईरान, सीरिया और जॉर्डन जैसे देश इजरायल के खिलाफ आग उगल रहे हैं। इजरायल को इस हमले का खामियाजा भुगतने की चुनौती दे डाली है, लेकिन इजरायल के पीछे अमेरिका के साथ पश्चिमी देश चट्टान की तरह खड़े हैं। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि वो आतंक के खिलाफ है। ऐसे में हमास इजरायल जंग को लेकर बड़ी दुनिया के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। इसका समाधान जल्द नहीं किया गया तो हो सकता है कि किसी का भूगोल बदल जाए तो किसी का इतिहास। तेल अवीव से राजेश पवार और शिव अरूर के साथ श्वेता सिंह, आज तक। शहजाद जी, पहला सवाल आप ही से है। भारत सरकार ने आतंकवाद जो 7 अक्टूबर की घटना थी उसके बाद कहा कि हम इजरायल की जनता के साथ हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय ने अब लगभग साफ कर दिया है कि फ्री पैलेस्टीन के साथ भारत है। ऐसे में जब युद्ध का दायरा बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि ईरान किस तरह से सैन्य रिहर्सल्स भी कर रहा है और सीधी धमकी वो अमेरिका को देता है। कहता है इजरायल जो कुछ कर रहा है अमेरिका की शय पर कर रहा है। अमेरिका वहीं पर सीरिया पर लिमिटेड अटैक्स कर रहा है। अब इस परिस्थिति में भारत कहां खड़ा है? अंजना जी, मैं केवल थोड़ी सी तरमीम कर लूं। 7 अक्टूबर को भी हम मानवता के साथ खड़े थे और आज जब 25-26 अक्टूबर है तब भी हम मानवता के साथ खड़े हैं। इसीलिए 7 अक्टूबर को मानवता को आधार बनाते हुए आतंकवादी हमले पर 0 टॉलरेंस हो सकता है और जो आतंकवाद से पीड़ित है उसके साथ खड़े रहना ये हमारा मानव कर्तव्य है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कर्तव्य है, तो हमने उसको निभाया। उसके बाद जो हमारा हमेशा से फिलिस्तीन के संप्रभु स्वतंत्र देश होने के हक में एक हमारा स्टैंड रहा है, बशर्त है कि ये इजराइल के साथ स्व अस्तित्व में रहे और शांतिपूर्वक तरीके से निगोशिएटेड पीस सेटलमेंट अगर हो दोनों के बीच में, इसके साथ हम लोग खड़े हैं। तो उसको भी हमने रिटरेट किया और मानवता के आधार पर फिलिस्तीन को जो मानव एड हम भेजते, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजते हैं, उसको भेजने का काम किया, जो हमने पहले भी किया है। $22 मिलियन तक का एड हमने पहले भी भेजा है, तो हमने उसको भी निभाने का काम किया। आज तो स्थिति ऐसी है कि देखिए अंजना जी, जब यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ तो उस समय पर भी एक लौते भारत का ही एक दमखम था। मोदी जी को दोनों साइड के नेता रिगार्ड करते थे और इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति से और रूस के राष्ट्रपति से दोनों से बात करने की क्षमता अगर किसी की थी तो ना जो बाइडेन की थी, ना शी जिनपिंग की थी, केवल मोदी जी की थी। और आज भी स्थिति यही है। इजरायल के प्रधानमंत्री से बात करना हो या फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात करना हो, दोनों के साथ बात करने की स्थिति में भारत ही है और भारत का संदेश क्लियर है। हम युद्ध के जमाने में नहीं, हम शहजाद जी, जितनी एक काउंटर क्वेश्चन, ये जो मुस्लिम देशों की लामबंदी, तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यहां तक कहते हैं कि मुस्लिमों का नरसंहार हो रहा है। वो कैसे फिलिस्तीन में गाजा पट्टी में खासतौर पर जो ये इजरायल हमले कर रहा है उसको एकदम धार्मिक एंगल दे रहे हैं कि मुस्लिम्स पर ये का नरसंहार इजरायल कर रहा है। अब ऐसे में जो लामबंदी मुस्लिम देशों की या कुछ अरब देशों की हो रही है गाजा पट्टी के साथ, ऐसे में भारत का क्या स्टैंड है?
क्या हम इजराइल जो ये कंटिन्यूइंग अटैक्स है, लगातार हमले गाजा पट्टी पर कर रहा है, इसमें हम इजराइल के साथ हैं या इजराइल के खिलाफ? देखिए अंजना जी, स्थिति बड़ी स्पष्ट है। ये हमले 5 मिनट में रुक सकते हैं यदि हमास, जो एक आतंकवादी संगठन की तरह है, वो अगर नागरिकों को बंधक ना बनाए, जो बंधक बनाए गए इजराइल के नागरिक हैं उनको रिहा कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, और अगर उसको लड़ना ही है तो वो नागरिक के केंद्र से हटकर जाकर बॉर्डर पर जाकर लड़े, तो युद्ध तो है 2 मिनट में रुक जाएगा। हाँ, और अगर मुस्लिमों की चिंता है, मुस्लिम लोग मारे जा रहे हैं उसकी चिंता है, तो यमन में बताइए कि कौन बॉम्ब गिरा रहा है? इराक, ईरान, लिबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सुदान, सोमालिया, यहाँ पर जो मुस्लिम मारे जाते हैं वो कौन कर रहा है? सारे मुस्लिम ग्रुप्स वहां पर रेबल ग्रुप्स है। तो मुस्लिम ही मुस्लिम पर बम गिरा रहा है, कहीं पर मुस्लिम मुस्लिम की जान ले रहा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो आज जिनका दिल धड़क रहा है उम्मा के लिए, वो यमन पर जब बॉम्ब गिरते हैं और यमन के बच्चे मारे जाते हैं, उनके लिए कभी प्लेकार्ड लेकर खड़े क्यों नहीं हो जाते? मेरा सवाल है कि जो सुदान और सोमालिया में जो लोग मारे जाते हैं उनके लिए कभी प्लेकार्ड लेकर क्यों खड़े नहीं हो जाते? और आज फिलिस्तीन का बहाना बनाकर हमास को बचाने के लिए कौन सामने आ रहा है? क्या पूरा फिलिस्तीन हमास है क्या? वेस्ट बैंक में हमास कहाँ है? हमास ने तो पीएलओ के लोगों को मारा है, हमास ने तो वेस्ट बैंक में उसकी कोई एंट्री नहीं है, वेस्ट बैंक के लोगों ने उसको नकारा है। तो मुझे लगता है फिलिस्तीन को हमास के साथ जोड़ना, ये फिलिस्तीन के लोगों के साथ और इजराइल के लोगों के साथ अन्याय है। जहां तक मुस्लिम देशों का सवाल है अंजना जी, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बताता है कि इसकी पहल शुरू की गई। अब इसमें मुस्लिम देशों की अपने बीच की प्रतिस्पर्धा, और जो निश्चित रूप से चाइना और बाकी देशों को इससे हो सकता है ओबीओआर में दिक्कतें पड़ रही थी, तो उसकी वजह से अगर ये सारी घटनाक्रम शुरू होती है तो आज उनको डिसाइड करना है कि वो किसके साथ खड़े रहना चाहते हैं। क्या वो एक पीसफुल मिडिल ईस्ट चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट ऐसा रहे जहां पर युद्ध ही होता है, जहां पर एक प्रकार से हिंसा ही होती रहे? ये उनको तय करना है। और किसके वो चीन जो मुसलमानों को जीने नहीं देता, वो चीन जो मुसलमानों को दाढ़ी रखने नहीं देता, कुरान पढ़ने नहीं देता। ठीक है, वारिस पठान जी जवाब दीजिए। सऊदी अरब, यूएई, ये लोग कोई समर्थन में नहीं आ रहा हमास के, ये लोग भी शांतिपूर्ण मिडिल ईस्ट चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आप क्यों तुर्की, जो कि मुस्लिम धार्मिक रंग इसे देना चाह रहा है, या फिर सीरिया जैसे मुल्कों की आवाज बोलना चाहते हैं, या ईरान फॉर दैट मैटर? क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें धर्म का एंगल इतने किलोमीटर दूर भारत में उठे, ये तो गलत है ना वारिस भाई? अंजना जी, सबसे पहले तो ना वायलेंस है ना युद्ध है, ये तो एथनिक क्लेंसिंग चालू है, जेनोसाइड है, मास मर्डर चालू है। पूरी दुनिया बोल रही है इस बात को। अब तक के 21 दिन के युद्ध होता है कि जिसमें 7,000 सिविलियंस को मार दिया है, उसके अंदर 2,700 से ज्यादा बच्चों का नरसंहार कर दिया है, पूरे इंटरनेशनल रूल ऑफ वॉर क्राइम्स जो था उसका तो पूरा उल्लंघन कर दिया है इसराइल ने। इसराइल के अंदर ही इजरायली लोग नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग रास्ते पे उतर गए हैं और नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल बोल रहे हैं, वो लोग मास मर्डरर बोल रहे हैं, उनके खिलाफ चले गए। आप इजरायली थोड़ी हैं। तो आपने सऊदी की बात की, तो यही तो मेरा सवाल था, यही तो मेरा सवाल था। हम तो फिलिस्तीन के साथ आप इंडिया में हैं, हम तो इंसानियत के साथ खड़े हैं। नहीं देख, हमास के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हैं, ये मेरा प्रश्न है। वो है, आतंकी सुरंगें कैसे खत्म होंगी? सुनिए ना सर, वो आतंकी सुरंगें कैसे खत्म होंगी जो वहां पर बनी हुई है किलोमीटर किलोमीटर लंबी? वो जो हॉस्टेजेस को हमास ने अभी भी रखा हुआ है वो कैसे रिहा होंगे? वो जो हथियार है जिसकी वजह से वो अभी भी रॉकेट्स दाग रहा है, तेल अवीव तक दाग रहा है, वो सब कैसे खत्म होगा? उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते आप? देखिए, इसराइल है ना, झूठ बोल रहा है अंजना जी, बहाना करता है कि नीचे टनल है। हॉस्पिटल के अंदर जो अल आली बाप्टिस्ट हॉस्पिटल पे जो मारा था वो भी उसने बोला था नीचे टनल है करके मार दिया और 500 से ज्यादा लोग जान चले गई। बाद में जो चर्च के ऊपर मारा गया, चर्च के नीचे भी टनल था क्या? चर्च के अंदर तो क्रिश्चियन सब खड़े हो गए, आके बोला कि नहीं इसराइल ने तो हमारे लोगों का, सिविलियंस का नरसंहार कर दिया। तो झूठ बोल के इसराइल जो मार रहा है फॉस्फोरस बम इस्तेमाल कर रहा है, जो फॉस्फोरस बम टोटली बैंड है, इलीगल है। अब आप देखिए सऊदी अरब, जो सलमान है वो भी तो खड़े हो गए ना 1967 का, वो बोलते कि जो अकॉर्ड है उस हिसाब से जो ग्रीन लाइन है वो इसराइल को मानना पड़ेगा बॉर्डर अकॉर्ड के हिसाब से, मगर इसराइल नहीं मान रहा है। कतार ने बोल दिया कि नहीं आपको जो रोकना पड़ेगा इस तरह की जंग को। लोग पूरे दुनिया के अंदर निकाल रहे हैं कि इसराइल अटैक कर रहा है, नरसंहार कर रहा है और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका उसका अकम्प्लिस बन गया है। तो इसको रोकने का जो तरीका ये लोग बता रही है, नहीं हमने तो क्या कहा, इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंटशिप है फिलहाल। अब मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, जाके वहां पर यह कहना चाहिए कि जो इस तरफ भी अगर हॉस्टेजेस है
महिला है, बुजुर्ग है, बच्चे वो, या उस तरफ भी जो महिला है, बुजुर्ग है, बच्चे उनके कैप्टिविटीज के अंदर हो, दोनों का एक्सचेंज कर दीजिए, आप पूरा खत्म कर दीजिए जंग को खत्म करना होगा। लेकिन इजराइल रिवेंज ले रहा है, इजराइल डिफेंस नहीं कर रहा है अपने आप का, रिवेंज ले रहा है। और ये जो रिवेंज पॉलिटिक्स होती है, जो रिवेंज करता है, इससे पूरी दुनिया के अतराफ का जो माहौल है उसको पूरा खराब कर रहा है। सीरिया के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है, अब ईरान को उसने ललकारा, ईरान के अंदर बोल दिया उसने, तो क्या होगा? ये अब ये युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद तो खत्म होने का नामो निशान नहीं लेगा। तो इजराइल चाहता ही, इसीलिए लोग नेतन्याहू के खिलाफ चले गए। अब इजराइल के खिलाफ भारत के अंदर तो प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी पैलेस्टाइन के अंदर उन्होंने तो सामान भेजा, वो तो हमास के साथ नहीं खड़े हुए थे। मैं भी पैलेस्टाइन के साथ खड़ा हूं, तो क्या पैलेस्टाइन के साथ खड़ा हो जाना हमास के साथ खड़ा हो गए क्या? हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो पैलेस्टाइन के साथ खड़ी हुई है। 1977 से मैं तो आपको बता रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि इसराइल ने गैर कानूनी हमास पैलेस्टाइन के ऊपर कब्जा कर लिया है, उसको एक कब्जा खाली करना होगा। गांधी जी ने समर्थन किया, नेल्सन मंडेला ने समर्थन किया इस बात का। अरे ओस्लो अकॉर्ड आ गया अंजना जी 1993 के अंदर, जिससे साफ था कि आप इनको अलग कंट्री बना के, अलग स्टेट बना के दे देंगे। उसका इंप्लीमेंटेशन भी आज 30 बरस से ज्यादा हो गए, नहीं कर रहे। और नरसंहार की बात जो है मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया बोल रही है अंजना जी। आप शहजाद जी छोटा सा जवाब, के पास है, छोटा सा जवाब, ठीक है, रुक इलीगल रीच से सिविलियन एरिया में, अरे लेकिन सऊदी अरब, यूएई जैसे देश भी अब नहीं चाहते अशांति और लड़ाई, कोई हमास के साथ नहीं खड़ा दिखाई। शहजाद जी छोटा सा जवाब, मुझे अन्य एक्सपर्ट्स के पास जाना है। वो तो बोल रहे हैं अंजना जी, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो कांग्रेस से लेकर, देखिए अंजना जी हमेशा इनका है कि वारिस जी रुक जाइए। अंजना जी, CWC के रेजोल्यूशन से लेकर कांग्रेस के नेताओं तक और लेफ्ट के नेताओं तक, जिन्होंने भी हमास को ना आतंकी कहा, ना उसके घटनाक्रम को कंडेम करने की कोई भी जुर्रत की, उल्टा उनको सलाम देने लगे, जहां पर राजस्थान कांग्रेस के नेता ने किया है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने के 3 कारण हो सकते हैं। या तो ये मानते हैं पैलेस्टाइन ऑक्युपाइड है इजराइल के द्वारा, चलिए अगर ये तर्क है, ये है, तो बताइए कश्मीर की भी जमीन पाकिस्तान और चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड है। कभी चाइना के खिलाफ, जो चाइना मुसलमानों को मारता है उसके खिलाफ इन्होंने कभी प्लैकार्ड या कोई आवाज उठाई है? नहीं उठाते हैं। इनकी मंडली की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये कहते हैं मुसलमान मारे जा रहे हैं। भाई मुसलमान मारे जा रहे हैं तो बगल में तो मुस्लिम देश है, जॉर्डन और इजिप्ट उनको क्यों नहीं लेता, शरण क्यों नहीं देता? और अगर मुस्लिम मारे जा रहे तो मैंने पहले भी पूछा, यमन के बच्चों को कौन मार रहा है? उनके लिए कभी प्लैकार्ड नहीं उठाते। और तीसरी बात ये कहते हैं कि मानवता के तर्ज पर हम उनके साथ खड़े हैं। तो भाई इजराइल के 14 नागरिक मारे गए, यहां तक कि नेपाल और थाईलैंड के लोगों को हमास ने मारा। एक बार बोल दीजिए कि हमास ने जो किया वो आतंकवादी घटना है। आपने तो उसको स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहकर जस्टिफाई किया है। AMPLB में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य है ओवैसी साहब, उन्होंने जस्टिफाई किया कि जो हमास ने किया वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। कीजिए खंडन इसका। इस पर जवाब दीजिए वारिस, थोड़ा सा छोटा सा जवाब, उसके बाद से मैं अन्य मेहमानों के पास। देखिए अंजना जी, यहाँ पर मुस्लिम गुट भी आपस में भिड़े हुए हैं, फिर वहां का क्या? उन्होंने भी कहा कि वैक्यूम था। नहीं, यूनाइटेड नेशन के जो ये है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी कहा कि ये एक वैक्यूम था इतने बरसों का, उसकी वजह से ये हुआ है। अब ये जिन्होंने कहा CWC ने कर दिया कि सपोर्ट कर दिया, तो मुझे बताओ ना कि मोदी जी ने एक भी मर्तबा ये कहा कि हमास ने आतंकवादी गतिविधि की? क्या मोदी जी ने, इंडिया ने अब तक हमास को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है क्या हमारा एक्सटर्नल मिनिस्टर ने बोला क्या हमास इंटरनेशनल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या बीच में नहीं किसी ने ये कहा कि हमास इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या यूनाइटेड नेशन ने अब तक डिक्लेयर किया है क्या? नहीं किया है। और यूं तो आपने चाइना की बात की, तो चाइना तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी घुसता आ रहा है। हजारों किलोमीटर हमारी जमीन को चाइना ने हड़प कर दिया गया है। बन रही है वो आपको कितना भयावह दिख रही है? क्योंकि अगर अमेरिका सीरिया पर लिमिटेड अटैक्स करे, ईरान सैन्य रिहर्सल कर रहा है, ईरान और अमेरिका आमने सामने है, क्या ये खतरा है कि ये अस्थिरता और फैले, युद्ध का दायरा बढ़ जाए? मैं सिर्फ मतलब एक दूसरे पर बातों से प्रहार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अब हथियारों की बात कर रही हूँ, फुल फ्लेजेड वॉर की बात कर रही हूँ। ऐसा होता हुआ आप देख रहे हैं अशोक जी? जी, जैसा आपने कहा अंजना जी, जो वहां के जो देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, उसमें कोई नहीं चाहता है जो इस युद्ध का दायरा बढ़े। जैसे आपने शुरू में कहा, अब सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में अपने राजनयिक संबंधों को सामान्य करने के लिए बात बहुत आगे तक बढ़ गई थी और इसमें अमेरिका उसका साथ दे रहा था। हमने देखा है जो इजराइल और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनके राजनयिक संबंध इब्राहिम अकॉर्ड्स में सामान्य हो गए, बहरीन के साथ सामान्य हो गए, मोरक्को के साथ सामान्य हो गए, सूडान के साथ सामान्य हो गए। यूएई के साथ तो यहां तक है जो उनके द्विपक्षीय संबंधों को एक और बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसमें कि इजराइल है, यूएई है, भारत है, अमेरिका है।
इन चारों देश ये साथ में मिलकर ये काम कर रहे थे। तो मैं कहूंगा जो कोई भी देश, वहां के जो देश हैं, ना इजिप्ट है ना जॉर्डन है, कोई नहीं चाहता जो इसका दायरा बढ़े। अमेरिका नहीं चाहता, इजराइल नहीं चाहता, यूरोप नहीं चाहता। सभी शांति प्रिय देश हैं, सभी शांति चाहते हैं वहां पर। जो देश शांति नहीं चाहते हैं वो है ईरान, क्योंकि ईरान यही धमकियां दे रहा है अमेरिका को भी, इजराइल को भी, जो आप इस नरसंहार को रोकिए नहीं तो ये हम इसमें डायरेक्ट एंट्री करेंगे। और उसके जो अपने प्रॉक्सीज है, हमास तो प्रॉक्सी है ही एक बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा एक प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह जिसे कहते हैं, जो करीब उसके पास 1,30,000 से लेकर 1,70,000 तक रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो फायर कर सकता है और इजराइल के विरुद्ध बहुत विनाश कर सकता है। उसके साथ हूती भी है। तो ये वाले जो देश हैं, और अब हमने देखा है जो तुर्की का रवैया भी थोड़ा बदल गया है। सीरिया में भी हमने देखे हैं, ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का उनका कंपोनेंट है जो ईरान के लोग हैं। तो ये देश प्रयास कर रहे हैं। मेरे विचार से ना रूस इसमें सम्मिलित होगा इस दायरे को बढ़ाने के लिए, ना चीन होगा। हालांकि चीन और रूस दोनों अपना यहां पर प्रभाव बढ़ाने के लिए कुछ काम करेंगे जिससे कि अमेरिका निकल जाए, परंतु इस युद्ध के दायरे को मैं नहीं समझता हूं कोई भी बढ़ाने के लिए आगे उसको शौक है। हाँ। परंतु केवल ईरान और उसकी प्रॉक्सीज वही इसको आगे ले जाना जी। जनरल दयाल, आप क्या समझते हैं इस पर? दो सवाल है आपसे। एक तो जो बाइडेन ने खुद कहा है कि मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो इंडिया बना रहा था उसके खिलाफ ये पूरी घटना हुई है, उस पर आपका रिएक्शन? और एर्दोआन जैसे नेता जो मुस्लिम मतलब धर्म के इर्द गिर्द लामबंदी कर रहे हैं कि मुस्लिमों का नरसंहार हो रहा है, उस पर आपको क्या लगता है कि आप देखते हैं कि गोलबंदी हो सकती है अरब देशों की? देखिए, नहीं अंजना, जब अरब देश बिल्कुल पीक पे थे, जब उनके पास शक्ति थी, जो उनकी पावर थी, जो पावर उनकी है वो फ्यूल पावर है, मतलब जिस पेट्रोलियम जिसको भी कह सकते हो, एनर्जी पावर, जब उसकी दुनिया में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी तब वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए क्योंकि उनके आपसी मतभेद बहुत हैं। देखिए, इसको रंग दिया जा रहा है, धर्म के नाम पे रंग दिया जा रहा है, हर नेता अपने उसमें। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, जब इंटरनेशनल रिलेशंस और जो युद्ध की रणनीति है उसमें जरूरी नहीं जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाण हो, वो नहीं है प्रमाण। देखिए, वो अस्तित्व नहीं है। और खासकर जब अखाड़े में इतने पहलवान, इंटरनेशनल अखाड़े में इतने पहलवान कूद गए हो, तो जो भी कुछ बातें हैं वो सब अपने मतलब को हल करने के लिए कह रहे हैं। बाइडेन साहब भी किसी ना किसी तरह भारत का रुख चाहते हैं ताकि इसमें भारत का जो पक्ष है वो वेस्ट के साथ रहे और वेस्ट जो है मजबूत बना रहे, तभी वो इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक मुद्दा छेड़ा था अभी G20 में, जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने, उन्होंने भी अचानक कोई ये थोड़ी जेब से निकाल दिया था, इस पे डिस्कशन हुई होंगी 1-1.5 साल से, तब लोगों ने फैसला लिया होगा। हाँ, इससे ईरान का नुकसान है, इससे टर्की का नुकसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं इसमें चाइना का भी हुआ है। साहब, चाइना को इतनी मुद्दत मत दो कि वो वहां जाके इन्फ्लुएंस कर दे। चाइना को हमने बेड़िया बना रखा है। चाइना जो है सिर्फ आग लगने के बाद, जैसे उसने श्रीलंका में किया था कि जब वो सब कुछ खत्म हो गया तो श्रीलंका को बैंकरप्ट कर दिया, वो ऐसे काम करता। उसकी स्ट्रेटेजी कुछ और है, समझने की कोशिश करो। यहां पे लड़ाई है हमास की और इजराइल की। बाकी सब मेरा मानना यह है कि परसेप्शन मैनेजमेंट है। कुछ लोग अपने वोट बैंक की परसेप्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी छवि को बचाने। एक सेकंड बताऊंगा मैं सिर्फ, इसमें कोई पीछे नहीं हटेगा। सिर्फ हमास जो है वो अपना खात्मा नहीं चाहता, वो कोई रास्ता निकाल सकता है। इजराइल बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। हमास का क्यों लिमिटेड अटैक कर रहा है सीरिया पर? देखिए, वो पार्टी बन रहा है इस जंग में। वो पार्टी पहले दिन से है। इसमें क्या सोचते हो आप अकेला? देखिए, जब तक खर्ची नहीं है, अब जबानी नहीं, एक्चुअल में देखिए आपने, जबानी नहीं अंजना। देखिए, मेरा मानना यह है कि इजरायली फोर्सेस मूव हुई, इजराइल में वॉर काउंसिल बनी, उससे पहले तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने दोनों मोस्ट पावरफुल फ्लीट मूव कर दिए। अरे साहब, अभी तक तो एक हमास ने अटैक किया है, मानता हूं बहुत क्रूर थी। ऐसा ये भाई, इनको मैं जो भाई आपके साथ बोल रहे थे, इनको मैं बताना चाहता हूं, भाई हमास को, अगर आप हमास को उग्रवादी नहीं कह सकते तो कल जैसे मोहम्मद को नहीं बोलोगे यार, कल एलटी को नहीं बोलोगे। ये सब उग्रवादी है, राइट? इसमें कोई शक की बात नहीं है, उग्रवादी है। लेकिन इतना क्विक अमेरिका ने एक्शन लेना, जैसे उसके ऊपर 9/11 में जैसे एक्शन लिया था,
साहब उसने उसका कहीं ना कहीं डे 1 से कंप्लीट पार्टिसिपेशन है, और तभी कोई यूएन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई दुनिया भर के लोग बोलते, कोई किसी की नहीं सुन रहा, क्योंकि अमेरिका कंप्लीटली यूरोप के और यूरोपियन यूनियन के जो मोटे मुल्क हैं वेस्ट के, वो इजराइल के साथ हैं और हमास का खात्मा करना चाहते हैं। एक बात और कहूंगा, अगर हमास का खात्मा होता है तो ही हमारा कॉरिडोर भी सक्सेसफुल होगा। ये जब तक हमास हिजबुल्लाह बैठे हैं, जब तक आप वहां जितने मर्जी कॉरिडोर बना लो साहब, वहां जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लो, वो सब बेकार है। तो बहुत अच्छी बात है हमास का सफाया हो रहा है, इसमें से सिर्फ हमास निकलेगा, क्योंकि हमास जानता है कि इसमें से नहीं निकला, हो सकता है वो सारे बंदी छोड़ दे, हो सकता है वो मान जाए। ये तो इजराइल पे है कि इजरायली प्रेसिडेंट कितनी लीवे देना चाहते हैं, वरना ये युद्ध जो है नॉर्थ गाजा को मलबा बनाएगा, इस सारी टनल्स को वो डिस्ट्रॉय करेंगे, और हो सकता है उसमें कुछ बंधक मारे जाएं, और ये हमास का खात्मा होगा। इस पे जाके बात रुकेगी, बाकी सब कैप्टन पांडे आपके पास आते हुए 2-3 आउटकम्स हो सकते हैं। हमास का खात्मा तो कोई यकीन नहीं करेगा कि हो जाएगा इस तरह के युद्ध से, क्योंकि उनके जो बड़े नेता हैं वो तो वैसे ही कतार में एयर कंडीशन जगहों पर बैठे हुए हैं, फुट सोल्जर्स को वहां पर कर रहे हैं, और शायद टनल्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है वो कुछ हद तक नॉर्थ गाजा में आप डिस्ट्रॉय कर दें। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इसका आउटकम क्या आप देख रहे हैं? क्या एक फुल फ्लेजेड वॉर होता हुआ देख रहे हैं? क्या फ्री पैलेस्टीन के लिए जो आवाज उठ रही थी, वो कई लोग ये मानते हैं कि वो स्थापित हो जाएगा एक तरह से, जिसमें भारत भी एक तरह से समर्थन करता है, जिसका क्या आउटकम क्या देख रहे हैं आप इसका? देखिए, जो वर्तमान परिस्थितियों में समीकरण बन रहे हैं वो थोड़ा सा विषम है, समय के साथ वो सुलझेंगे, क्योंकि अभी 7 अक्टूबर की जो आग की जो लपटें हैं वो भी शांत नहीं हुई हैं, क्योंकि लोगों के घाव लगे हैं, मानसिक जो प्रताड़ना मिली है लोगों को, जो देखा गया लोगों ने देखा, वो जो है अभी तक उसको भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो प्रत्युत्तर है निश्चित रूप से हमास के प्रति नहीं, वो उस कृत्य के प्रति है जो उन्होंने किया। अब जहां तक बात है कि आगे कैसे बातें बढ़ेंगी, देखिए, रिफ्यूजी पहले ये बताया गया, नॉर्दर्न गाजा में जब अटैक करने की बात कही आईडीएफ ने, तो उन्होंने कहा, वहां के जो लोग हैं उनको कहा कि भाई आप जाइए साउथ में। उनका उद्देश्य क्या था? ताकि जन हानि कम हो, लोगों को चोट कम लगे। जब साउथ में आए तो क्या हुआ? इजिप्ट ने क्या कहा? हम रिफ्यूजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे भाई, आप तो हमास के मित्र हैं, फिलिस्तीनियों के मित्र हैं, तो आपने उनको लेने से मना क्यों कर दिया? सोचिए कि रफा बॉर्डर पर गेट्स इतने दिन नहीं खुल पाए, क्यों नहीं खुल पाए? उसके पीछे भी कई कारण हैं। तो अगर उनको देखें, साथ में ईरान की जो स्टैंडिंग है, क्या इतने वर्षों तक जो टनल बनते रहे, क्योंकि 1000 किलोमीटर के टनल जो बनाना गाजा पट्टी में, जो कि वो भी 40 किलोमीटर के 40 इंटू 12 किलोमीटर के एरिया में बनाना, सोचिए कितना समय लगा होगा, कितने रिसोर्सेज लगे होंगे, कितने उसमें लोगों ने श्रम किया होगा। क्या वो एक दिन में तो नहीं हो सकता ना, कि निश्चित रूप से उनका साथ दिया होगा कि मजबूत लोगों ने। तो वो कौन थे, उनका उद्देश्य क्या था? तो आज भी क्या जो बात कर रहे हैं शांति की तरफ, सीज फायर की, क्या उनका सचमुच उद्देश्य सीज फायर ही है? क्या शांति लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा? लेकिन हमें देखना होगा कि सॉल्यूशन के लिए पहुंचा कैसे जाए। प्रथम जो स्टेप मुझे लगता है कि सीज फायर जो करना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टेजेस को निकालना बहुत जरूरी है। जो लोग वहां पर 200 से ऊपर लोग हैं अभी, और विभिन्न देशों के लोग हैं, उनको वहां से निकालना पहली रिकमेंड होगी, और उसके लिए जरूरत है जैसे कि शर्त रखी जाए सीज फायर की। सीज फायर भले ही टेम्पररी हो, लेकिन अभी करके उनको पहले हॉस्टेज को निकालिए, उसके बाद ही आप संवाद के लिए टेबल पर आ सकते हैं। बिना संवाद के सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन होगा तो टेम्पररी होगा, और टेम्पररी सॉल्यूशन के बाद फिर जो है इतिहास दोहराएगा, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हम कपूर वार के बाद ये फिर हम ये तनाव हो गया। अब कहा जा रहा है कि पिछले जितने भी युद्ध हुए उनसे ज्यादा लोगों की जो है जान इसमें जा चुकी है। आखिर हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? तो इस समय आवश्यकता है कि जो अरब देश एक लामबंद हो रहे हैं विरोध में इजराइल के, वो अगर हमास को शांत करें, और जो लामबंद हो रहे हैं इजराइल के पक्ष में, वो इजराइल को शांत करें, तो शायद हम शांति की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं और कोई समस्या के समाधान की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। कैप्टन परमार, आपके पास आते हुए, ईरान ने, इन्होंने कहा हॉस्टेजेस को, बंधकों को रिहा करने की बात, तो ईरान ने शर्त रख दी है कि आपने वेस्ट बैंक से जितने लोगों को, फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया हुआ है, आप उनको रिहा कीजिए। अब इस तरह की शर्त पर तो नहीं इजराइल मानेगा, दोनों को शांत कर दीजिए, बड़ी आइडियल स्थिति दिखती है, लेकिन होता हुआ नहीं दिख रहा है। डर ये पहले दिन से था कि जब एक बार इजराइल हमले करने शुरू करेगा, 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इजरायली हमलों में अब तक नॉर्दर्न गाजा में। ऐसे में क्या मुस्लिम देशों की लामबंदी, क्योंकि अब वहां से आवाजें आ रही है, वहां पर महिलाओं की, बच्चों की, अभी तक तो देखिए एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सिर्फ इजराइल के नुकसान की बात कर रहा है, लेकिन उधर के नुकसान की आवाजें भी बहुत प्रबल हो रही हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि मुस्लिम देशों की लामबंदी हो पाएगी? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि अगर हमास ने अपने जो उन्होंने बंधक बनाए रखे छोड़ दिया, तो जो फायदा हमास का है वो निकल जाएगा उनके हाथ से।
और इजरायलियों को खुला मैदान मिल जाएगा जो उनको काम करना करने के लिए। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स होंगे ईरान के कि आप वेस्ट बैंक की बात करो, आप गाजा स्ट्रिप की बात करो, आप पैलेस्टाइन की बात करो, तो ये थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनता जा रहा है जिसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। और जैसे एम्बेसडर सज्जनार ने भी कहा है कि कोई भी देश महायुद्ध नहीं चाहेगा, सबका इसमें नुकसान होगा। पॉलिटिकल प्रोसेस सिर्फ एक वही सोल्यूशन है और उसके लिए सीज फायर ज़रूरी है, और सीज फायर के लिए ये जो युद्ध चल रहा है ज़मीन पर ये बंद होगा। कौन पहल करेगा वो देखना है। तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनता जा रहा है बहुत गंभीर बनता जा रहा है। यूएस थोड़ा स्ट्रेच्ड है, वो यूक्रेन की तरफ भी देख रहा है, वो हम इधर हमास की तरफ भी देख रहा है, और एक आंख उनकी साउथ चाइना सी में भी है। तो ये जो स्ट्रेच है यूएस का वो पता नहीं कितनी देर तक चलेगा और कितना इन्फ्लुएंस यूएस का होगा, क्योंकि कतर जो आप देखिए, जब एक एग्जाम्पल देता हूँ कतर का, छोटा देश है, ईरान का दोस्त है, सऊदी अरेबिया का सामना कर चुका और यूएस का मेजर नॉन नेटो अलाय भी है। तो ये सब खेल देखते हुए या तो टेबल पर आएंगे सारे देश और बात करेंगे और एक सुझाव देंगे हमास और इजराइल को, आप सीज फायर कीजिए बंद, और सीज फायर कीजिए, गोलीबारी बंद कीजिए, जो सिविलियंस हैं उनको वहां से निकालिए पहले। ठीक है, तो ये एक सोल्यूशन है, टेम्पररी पॉलिटिकल प्रोसेस बाद में देखी जाएगी। ये मुस्लिम देशों की लामबंदी पर ये चारों एक्सपर्ट्स एक सुझाव दे रहे हैं वारिस जी आपको, और वो सवाल ये है कि किसी के फायदे की नहीं है। कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जो इन फाइटिंग की वजह से ही परेशान है। ऐसे में ये और आग भड़काना धार्मिक आधार पर सबका नुकसान करेगा। ऐसे में सबको ये सोचना होगा कि बंधकों की रिहाई के इर्द गिर्द एक मॉरल दबाव इजराइल पर बनाया जाए ताकि युद्ध विराम हो। उसके लिए तो बोलिए। तो वो बोल ही रहे ना कि अंजना जी बोल ही रहे ना कि जो बंधक है, अगर हमास ने किसी बंधक को पकड़ के रखा है, महिला है, बच्चों, बुजुर्गों को, तो वो उनको छोड़ दे, और जो वेस्ट बैंक से इन्होंने उठा के लिया है, इजराइलों ने जो बंधक बना के रखा है, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, उनको छोड़ दे, एक्सचेंज होगा। उसके बाद में जो ओस्लो ट्रीटी, जो ओस्लो अकॉर्ड था, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, जो 1993 में साइन किया था, उस हिसाब से फिलिस्तीनियों को उनका एक कंट्री दे देना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसराइल ऑक्यूपायर है ना, उसने तो जबरन घुसा हुआ है वहां पे। बात नंबर 3, सऊदी अरब ने कहा कि जो 1967 का बॉर्डर अकॉर्ड है, उस हिसाब से इसराइल को काम करना चाहिए। तो बॉर्डर अकॉर्ड के हिसाब से क्यों नहीं करता वो? तो किसी की सुनने को तैयार नहीं इसराइल, यूनाइटेड नेशन की बात सुनने को तैयार नहीं इसराइल। मैं मान रही हूँ, जो मैं आपकी बात से समझ रही हूँ, ठीक है, एक सेकंड। तो आप भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण अंत हो, बंधकों को दोनों तरफ से छोड़ा जाए, और आप भी अर्दवान की निंदा कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि मुस्लिमों का नरसंहार हो रहा है, क्योंकि नेतन्याहू होते हैं कि यहूदियों का नरसंहार हो रहा है, वैसे ही धार्मिक रंग देने की कोशिश अर्दवान कर रहे हैं। आप निंदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे? नहीं, एर्दोगान ने जो कहा, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है वहां पे, और हो रहा है नरसंहार। सोचिए ना आप, अरे सोचिए, वहां पे 99% तो मुसलमान ही रह रहे हैं ना, उनका तो नरसंहार हो रहा है। जो बच्चे मरे जा रहे हैं, फिलिस्तीनियों को जिनको मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, वो तो वही करा जा रहा है। हाँ, लेकिन क्रिश्चियनों के चर्च के ऊपर भी बॉम्बिंग कर दिया, उनको भी मार दिया, 17 लोगों को। यूनाइटेड नेशन के जो लोग वहां पे गए थे काम करने के लिए एड लेके, उनको मार दिया। अरे जो अल जजीरा का रिपोर्टर था, जर्नलिस्ट, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। जो 2 दिन पहले पीस की बात कर रहे थे बच्चे, उनके परिवार को खत्म कर दिया एयर स्ट्राइक करके इसराइल ने। तो पूरा वर्ल्ड 7 अक्टूबर को जो लोग इसराइल के मारे गए, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी है आपने, उनका प्रोफाइल पढ़ा है आपने, उन परिवारों पर बात करने को तैयार हैं आप? अभी भी जो बंधक बने हुए हैं उसमें बच्चे शामिल हैं, दूध पीते बच्चे शामिल हैं, जो जानकारी वहां से आ रही है, मैं वही बता रही हूँ। 7 अक्टूबर के ऊपर आपकी सुई टर्की जो अटक गई है, प्रेसिडेंट से पूछो, 7 अक्टूबर के अंदर आपकी सुई अटक गई है। तुर्की के राष्ट्रपति से, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो भाई, टर्की के प्रेसिडेंट से पूछो कि उन्होंने जो सीरिया में लोग जो जितने रिफ्यूजीज थे, उन्होंने जो रिफ्यूजीज पहले निकले हैं पैलेस्टाइन से, उन्होंने कितनों को शह दी है, उन्होंने कितनों को एड दी है, उन्होंने कितनों की मदद की है रीसेटलमेंट में। भाई यूरोप ने ये तो कष्ट उठाया है ना, सीरिया, एक मिनट भाई, यूरोप ने ये तो कष्ट उठाया ना, जर्मनी ने कष्ट उठाया यार, बेल्जियम ने कष्ट उठाया, छोटी सी मुल्क है। आप ऑस्ट्रिया में जाके देखिए, आप जाइए देखिए, और आप टर्की में जाके देखिए, वो टर्की में तो घुसने भी नहीं देता, आपको पता है, टर्की में घुसने भी नहीं देते बॉर्डर गार्ड। बिल्कुल आप ऐसे किसी ऐसे आदमी की मदद लो यार, जो उसके बारे में बोलो, हक में बोलो।
भलाई चाहते नहीं है। किसी ने कभी नहीं, यूरोप ने, वेस्ट ने एड दिए भाई। यूरोपियन कंट्री से जो जूस छोड़ के आए इजराइल में, उनको यूरोपियन कंट्री वापस क्यों नहीं लेता? बोलिए इसको, जो जूस से आ गया उनको क्यों नहीं लेता? विनाश काले हमास बुद्धि, समझे? विनाश काले हमास बुद्धि, ये प्रवृत्ति छोड़िए। लोगों को धर्म के आधार पर उकसाने वाली प्रवृत्ति कहीं किसी को नहीं ले जाती है। शहजाद जी, सिर्फ 2 लाइन का कमेंट जल्दी से। देखिए, अभी वारिस ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस ने हमास को आतंकी बोला है क्या? तो यूनाइटेड नेशंस ने हिंदू टेरर भी नहीं बोला। ये तो कुर्ते फाड़ के हिंदू टेरर बोलते। यूनाइटेड नेशंस ने हिंदू टेरर बोला है क्या? और हमास के पक्ष में बोल रहे हैं और जाते जाते बोल रहे हैं कि पैलेस्टाइन की लैंड ऑक्युपाइड है, इसलिए उनका अधिकार है ये सब करना। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाई कश्मीरी हिंदू एक समय पर कश्मीर बाहुल था, कश्मीरी हिंदू बाहुल था कश्मीर। कौन उनको हटाया है 7 जेनोसाइड करके, इस्लामिक जिहाद करके? उसको कंडेम कीजिए। आप ऑक्यूपेशन के खिलाफ है ना, तो ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर किसने किया है भाई, बताइए एक बार। उस पर आपका स्टैंड बदल जाएगा। और तीसरी और आखिरी बात, देखिए मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, देखिए हमास ने टारगेटिंग करके सिविलियंस को मारा, बंधक बनाया, नेपाली और थाईलैंड के लोगों को भी मारा। और दूसरी ओर इजराइल है जिसने आतंकी हमला का जवाब देते हुए अब उसको बमबारी कर रहा है और वार्निंग देकर कर रहा है। तो आप दोनों को एक पटल पर कैसे खड़े कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि क्या अगर वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो क्या नाजीज के ऊपर बॉम्ब गिर रहे थे, जर्मनी के ऊपर बॉम्ब गिरा रहे थे नाजी को मारने के लिए, उसमें सिविलियन मारे गए, तो क्या एलाइज ने वॉर क्राइम किया क्या? उस समय पर तो तर्क अलग है ना, वॉर क्राइम थोड़ी मानते हैं जो एलाइज ने किया। अशोक जी, मैं 2 बातें, छोटी बातें कहना चाहूंगा इसमें। एक तो जो हम देख रहे हैं, जो तुर्की बोल रहा है हमास एक आतंकी संगठन नहीं है, हमास एक मुजाहिदीन है, वो गॉड्स आर्मी है, वो लिबरेशन ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और एक जो ईरान कह रहा है जो इसको हमको हमला करना चाहिए अमेरिका के ऊपर, देखिए ये दोनों देश हैं, ये मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इसीलिए वो ये इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। अदरवाइज उनको अपना कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है जो फिलिस्तीन के साथ उनको बहुत लगाव है या कुछ ऐसा प्रेम मोहब्बत है, कुछ ऐसा कोई बात नहीं है। दे वांट लीडरशिप ऑफ मुस्लिम उम्मा, जो कि अब सऊदी अरेबिया साधारण सी बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है वारिस जी? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए वो जो हमास के पीछे जा रहे हैं इजराइल, तो ये उनके लिए एक, अरे वारिस साहब सुन लीजिएगा, ये इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उनके अस्तित्व का मामला है। अगर वो हमास को रहने देंगे ऐसे ही, तो ऐसे हमले उनके ऊपर बार बार होते रहेंगे और इसीलिए उनके लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ एक लाइन वारिस जी, सिर्फ एक लाइन। मैं एग्जांपल दे रहा हूं सर, 10 एग्जाम्पल। देखिए अंजना जी, जब हिंदुस्तान के ऊपर ब्रिटिशरों ने राज करना शुरू कर दिया था, गुलाम बनाना चालू कर दिया था, उस वक्त हमारा भारत महान देश भी लड़ा ब्रिटिशरों से। सब एक साथ खड़े हो गए, उनको मारे, काफी लोगों की हमारी जानें चले गई, शहीद हो गए, लेकिन हम भारत को आजाद कर लिए। जब हमने बकाया था ब्रिटिशरों को, हिंदुस्तान ने जिस तरह से हराया था ब्रिटिशरों को भगाया था, इसी तरह फिलिस्तीन हराएगा, इजराइल चोल उठे रखो। देखो सर, बीच में बोलते क्यों आप बोलने दो ना मेरे को, मेरे बीच में टर्न आता है, बीच में क्यों बोलते हो सर? मैं ड्यू रिस्पेक्ट के साथ आपको बोल रहा हूँ। आप स्टूडियो में बैठे हो, मैं बाहर बैठा हूँ, सुनिए मेरी बात को ना। सीरियस मैटर पे बात कर रहा हूँ सर, मैं आपसे छोटा हूं उम्र में, मैं आपसे जरा सुनिए मेरी बात को, जल्दी पूरी कीजिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हिंदुस्तान भी लड़ा था ब्रिटिशरों से जंग आजादी, काफी लोग शहीद हुए, जाने चले गई हमने, और लड़े हम ब्रिटिशरों की गुलामी से, आजाद हुआ हमारा देश। हमने ब्रिटिशरों को भगाया, और जिस तरह हमने भड़काया था ब्रिटिशर गोरों को, उसी तरह फिलिस्तीन आज हिमाकत कर रहे हैं कि आप हमास की तुलना आप भारत की आजादी की जंग से कर रहे हैं। ये शर्मनाक है वारिस जी, मुझे लगता है आपको इससे बचना चाहिए। बहुत खतरनाक बात आप कर रहे हैं, प्लीज समझिए इसको। अब शहजाद, सिर्फ एक लाइन, टाइम खत्म हो चुका है, सिर्फ एक लाइन। नहीं, देखिए जिनको याकूब मेमन और अफजल गुरु में बेचारा और हालात का मारा दिखता है, उनको आज भारत के स्वतंत्रता सेनानी दिख रहे हैं हमास में। यही इनकी सोच है, पैलेस्टाइन बहाना है, हमास बचाना है। देखिए, सवाल यह है कि शांति की गुंजाइश खत्म नहीं होनी चाहिए, और ये भी तय होना चाहिए कि इजराइल कहां तक, कितने दिन तक, कितनों को मारकर ये कहेगा कि हमने हमास का बदला ले लिया। ये एक सच्चाई है। युद्ध विराम की तरफ कोशिशें होनी चाहिए, प्रबल तरीके से होनी चाहिए, और पहचानना चाहिए उन चेहरों को, उन देशों को जो इस जंग को जारी रखना चाहते हैं और उकसाना चाहते हैं।